पुनः आप लोगों का स्वागत है द पीसीपीसी के चैनल से। और हमने फिर से बाल विकास का जो सीट लाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और खासकर ये सीटेट और बीटेट या स्टेट का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो बिना समय गंवाते हुए हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, बाल विकास का जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और इसी से जानते हैं कि रिजल्ट होता है। तो इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और इसके हर ऑप्शन को समझिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी विकास के सिद्धांत कौन नहीं है। अगर विकास के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को जानते होंगे तो इसे बनाना बहुत बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो हम पहला ऑप्शन पर आते हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही। हमको नहीं देखना है, देख लीजिए पहले नहीं देखना है तो नहीं का आंसर नहीं से होना चाहिए। अब कहा है विकास परिवर्तनीय क्रिया है, जब विकास होगा तो परिवर्तन होना ही है, स्वाभाविक बात है। यानी विकास कैसी क्रिया है, तो परिवर्तनशील क्रिया है, परिवर्तन होगा इसमें। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है, पहला सही है दूसरा सही है। कहा विकास जो है अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। यानी कोई भी बालक है उसको विकास को प्रभावित करेगा उसके अनुवांशिक गुण और वातावरण, ये दोनों प्रभावित करता है। जिसमें कहा गया 50% योगदान इसका रहता है वातावरण का और 50% योगदान जो रहता है वो रहता है अनुवांशिकता। ठीक है, ये दोनों का पूरा पूरा सहयोग रहता है बालक के विकास के प्रभाव। तो ये यहाँ पे सही कह रहा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन पर हम विचार करते हैं। कहा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, जैसा कि हमने बताया है नहीं का लिंक किससे, नहीं से। ठीक है, प्रभावित नहीं करते हैं। तो विकास को सांस्कृतिक जो परिवेश है तो बिल्कुल प्रभावित करेंगे। यानी कोई भी बालक अपने वातावरण से अपने संस्कृति से बाहर नहीं जा सकता है, उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि आंसर आपका क्या होगा। तो आंसर के रूप में आप किसको लेंगे, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं सिखाते हैं तो उसको सिखाने में कब कठिनाई होगी, कैसी परिस्थिति होगी जो कठिनाई होगी। तो उस आंसर को हम खोजते हैं, इसमें क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कहा गया है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब। देखिए जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो कठिनाई का यहाँ कोई चांस नहीं बनता है, कठिनाई तो होगा ही नहीं। क्योंकि जब सामाजिक संदर्भ में होगा तब बच्चे जो रहेंगे वो अपने सामाजिक परिवेश से जुड़ के रहेंगे। ऐसे भी कहा गया है कि अधिगम जो होता है वो स्वाभाविक रूप से अगर हम सामाजिक परिवेश से जुड़ के बच्चों के परिवेश से जुड़ के उसको सिखाते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यहाँ कठिनाई नहीं होगी, यहाँ सरल हो जाएगी, यानी विपरीत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विषय वस्तु को बहु रूप में प्रस्तुत किया गया हो। यदि शिक्षक एक टॉपिक को बहुत तरीके से मैंने बृहत रूप से अनेक विधियों का प्रयोग करके अनेक तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी सरल होगा, सीखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये भी सही है। अब कहता है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया गया हो, देखिए ये गलत है। अगर हम बालक को सिखाते हैं समझाते हैं तो सूचना को क्या करेंगे अलग अलग टुकड़ों में, क्योंकि बच्चा अभी विकसित नहीं है। और जब सूचना को हम अलग अलग टुकड़ों में समझाएंगे यानी कि सामूहिक रूप से नहीं बता के उसको क्या करेंगे डाइवर्ट करके या छोटे छोटे सूचनाओं को समझाएंगे तो वहां कठिनाई होने लगेगी। तो ये आंसर ये हो सकता है, लेकिन हमें चौथे ऑप्शन को भी देख लेना है। अब क्या कह रहा है कि जब बच्चे आंतरिक रूप से क्या होंगे अभिप्रेरित होंगे, तो जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो कठिनाई का सवाल नहीं बनता है। तो यहाँ ये भी सही है, यानी ये सही है ये सही है ये सही है। यानी सूचना को अगर हम अलग अलग करके रखेंगे अलग अलग टुकड़ों में, क्योंकि बालक को आप जानते हैं अगर हम किसी जानवर के बारे में बताएंगे किसी विषय वस्तु के बारे में बताएंगे तो उसका पूरा रूप हमको शुरू में बताना होगा, बाद में हम उसको क्या करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। तो छोटा छोटा टुकड़ा अगर हम कर देते हैं तो सीखना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आप जान गए हैं, 3 नंबर आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि
अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? कहने का ये मतलब है, जो बालक जो है, जो अभिप्रेरित है, इस बालक को ये अभिप्रेरणा को कैसे बरकरार किया जा सकता है, कैसे बना के रखा जा सकता है? मतलब बीच में वो लक्ष्य से भटके नहीं, सीखना कठिनाई में नहीं आए, आसानी से वो सीख सके, इसको कैसे कायम करके रखा जा सकता है? क्योंकि टीचर जो है वो सुविधा देंगे, कठिन चीजों को आसान बनाएंगे, तो ये कैसे होगा? तो कहा बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ठीक है, ये ऑप्शन अभी उतना कारगर नहीं लग रहा है। आगे कह रहा है यंत्रवत। देखिए, यंत्रवत जहां भी रहेगा, यानी मशीनी रूप से याद करना, ये कभी सही नहीं होता है। ठीक है, बालक मशीन नहीं है, तो इसको बिल्कुल काट देंगे, याद करना कोई सवाल नहीं है। अब कहता है दंड देने का भी कोई जगह नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल कट गया है, यानी दोनों बिल्कुल कट गया है, अब ये होल्ड पे है। अब कहता है प्रवीणता, अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर। देखिए, प्रवीणता का मतलब है नवीनता। बालक को नया नया चीज सिखाइएगा ना, तो वो बहुत अभिप्रेरित होगा और आसानी से सीखेगा। यानी अभी प्रेरणा से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे, यानी कि प्रवीणता को लाएंगे और उसको लक्ष्य की तरफ केंद्रित करेंगे, तो सीखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और बच्चे सहज महसूस करेंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में कहा गया है अधिगम अधिगम की अधिगम की सर्वोत्तम अवसर कौन सी है? ठीक है, यानी अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है, सॉरी गलत कर दिया है हम, अवस्था पूछ रहा है, यानी इस अवस्था में जो अधिगम होगा बहुत बेहतर ढंग से होगा। ठीक है, अवस्था की बात किया गया है कि किस अवस्था में, यानी बच्चे कैसे रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, तो अधिगम क्या होगा, बहुत अच्छे प्रकार से होगा, उत्तम व्यवस्था के साथ होगा। तो इसमें हम देखें अगर, तो पहला ऑप्शन क्या है, संतुलित उत्तेजना रहना चाहिए और कोई भय नहीं रहना चाहिए। भय अगर जैसे ही क्रिएट होता है, भय जैसे ही उत्पन्न होता है, तो अधिगम प्रभावित होगा और ये उत्तम व्यवस्था नहीं होगा, उत्तम अवस्था में बच्चे नहीं रहेंगे। तो यहाँ कहा कोई भय नहीं होगा, तो इसको हम अभी आंसर के रूप में होल्ड करते हैं, दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में कहा कोई उत्तेजना नहीं, तो बच्चा पैसिव होकर नहीं सीख सकता है। उत्तेजना नहीं रहेगा तो सीखेगा ही नहीं, यानी सीखने के लिए ललक होना चाहिए, सीखने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, अभिलाषा होना चाहिए। तो यहाँ से गलत है। और कोई भय नहीं, ये तो सही है, लेकिन ये पार्ट गलत है, यानी बच्चे उत्तेजित होंगे तभी सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी गलत में ले चलते हैं। नेक्स्ट में कहा उच्च उत्तेजना, उत्तेजना उच्च है लेकिन ज्यादा भी उत्तेजना सही नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर ये बिल्कुल गलत कर दिया, जो उच्च भय, भय तो रहना ही नहीं चाहिए, सॉरी, भय तो रहना ही नहीं चाहिए, या कह रहा है उच्च भय, तो ये बिल्कुल उत्तम है। ठीक है, अब कहता है निम्न उत्तेजना और उच्च भय दोनों गलत। निम्न उत्तेजना, उत्तेजना निम्न नहीं रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए। तो यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर 1 नंबर है कि अधिगम सर्वोत्तम अवस्था में कब चलेगा, बेहतरीन तरीके से कब चलेगा, प्रभावशाली ढंग से कब चलेगा, जब उत्तेजना संतुलित रहेगा। संतुलित होना चाहिए उत्तेजना, ज्यादा उत्तेजना नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भय का कोई जगह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज से आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो है वो सारे ऑप्शन को देखेंगे तभी समझ पाएंगे, और उसके हर ऑप्शन को समझना होगा, तभी हम आंसर तक जाएंगे, क्योंकि लगेगा कि चारों में से ज्यादा सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। इसमें कहा है एक प्रगतिशील कक्षा में होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, इसकी बात की जा रही है कि एक प्रगतिशील कक्षा है, इसको हम कैसे समझेंगे कि ये प्रगतिशील कक्षा है, जिसमें विकास का सारा व्यवस्था है। ये कह सकते हैं कि चहुमुखी विकास हो रहा है और बच्चे सहज रूप से सीख रहे हैं, कब कहेंगे? तो पहला नंबर कहा है ज्ञान की संचार के लिए प्रचुर मौका प्रदान करना। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, तो पता होगा कि मौका देना जो होता है ना, या अवसर जो देना होता है, अवसर देना ज्यादातर सही होता है। लेकिन हमको आगे वाला ऑप्शन को भी देखना है, इसको अभी बोल रहे हैं, यानी इसको फिर से लिखेंगे। कहा विद्यार्थियों को
उनके एकेडमिक अंक, जो एकेडमिक अंक जैसे कि क्लास 2 में जो नंबर लाया, क्लास 3 में लाया, उसके आधार पर नामांकित करना, ये भेदभाव वाली बात हो जाएगी। और एकेडमिक अंक के आधार पर हम किसी बच्चों का जो सही रूप से उसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, सही रूप से जज नहीं कर सकते हैं। केवल अंक के आधार पर किसी विषय में पार्टिकुलर अंक के आधार पर हम बच्चों का जज नहीं कर सकते हैं और उसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो ये 2 नंबर गलत है। तीसरा कहा कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, तभी यह प्रभावशाली कक्षा होगा। अब अटल शब्द एक आया है। अटल का मतलब होता है न बदलने वाला, जो चेंजेबल नहीं है। तो पाठ्यक्रम लचीला होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। यानी पाठ्यक्रम कभी भी अटल नहीं होगा, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, उपयोगिताओं के अनुसार बदलना चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अटल शब्द के कारण ये ऑप्शन गलत चल रहा है। चलिए चौथे नंबर पर आते हैं। कहा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना, यानी कंपटीशन लाना है बच्चों में। प्रतिस्पर्धा सही है, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, प्रगतिशील कक्षा में लाना है बच्चों को, यानी बच्चों को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाना है, समझाना है, जिसमें किसी प्रकार का कठिनाई और चिंता नहीं रहे। ठीक है, तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी तो गलत ही चल रहा है। यानी प्रचुर मौका देने के आधार पर यहाँ पे क्या है, प्रगतिशील कक्षा कब होगी, जब हम बच्चों को अवसर देंगे, उसको मौका देंगे, बोलने का मौका, सुनने का मौका, समझने का मौका, ठीक है, व्यक्तित्व व्यवहार को रखने का मौका देंगे, तब बालक अच्छे ढंग से सीख पाएगा। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। डिफिनीशन कौन है अधिगम का, यानी अधिगम के बारे में कौन कथन सही है, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है स्पष्ट रूप से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अधिगम का मतलब सीखना, अध्ययन करना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है। कहता है कथन को परिभाषित करता है। देखिए अधिगम क्या है, प्रक्रिया है, सही बात है, प्रक्रिया है। अब जब हम प्रक्रिया में आएंगे तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आएगा, यानी सीखेंगे तब व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, यानी अधिगम प्रक्रिया भी है और क्या है, इसका परिणाम निकलेगा, रिजल्ट आएगा। यानी अधिगम की परिभाषा ही कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन है, तो सही है। दूसरा कहा है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, तो सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरे ऑप्शन की तरफ हम देखें, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। अधिगम में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सब का सब सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी टोटल आंसर हो जाएगा चारों का चारों आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कक्षा में परिचर्चा आप समझते हैं, डिबेट होता है किसी भी टॉपिक पर, के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान, मतलब एक शिक्षक है जो परिचर्चा में है, बालक और बालिका सब बैठे हुए हैं, जिसमें क्या हो रहा है, शिक्षक का ज्यादा ध्यान लड़कों पर जाता है। यह किस चीज का उदाहरण है, किसका उदाहरण है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसका उदाहरण है, कहा जेंडर पक्षपात का है, ये सही है। अब कहा था जेंडर पहचान में निगेटिव चीज नहीं है कि ये लड़का है और लड़की है, किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पर कम ध्यान देना चाहिए, जेंडर पहचान का नियम ही नहीं। ठीक है, दूसरा कहा जेंडर संबद्धता, यानी जेंडर से संबंधित है। तो इससे ज्यादा इंपोर्टेंट तो यहाँ है, पक्षपात वाली बात हो रही है कि हम एक पर ध्यान दे रहे हैं और दूसरे पर कम ध्यान दे रहे हैं। कहता है जेंडर समरूपता, समरूपता का क्या मतलब हुआ, समरूपता का मतलब हुआ समान रूप से। ठीक है, समान रूप से होना चाहिए। तो यहाँ तो समान रूप का बात नहीं हो रहा है, एक की तरफ ज्यादा ध्यान है, दूसरे की तरफ कम ध्यान है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, 1 नंबर आंसर हो जाना चाहिए। यानी हम जो भी शिक्षक इसमें है वो जेंडर पक्षपात की बात कर रहे हैं, यानी एक जेंडर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, दूसरे जेंडर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कहा है कि भाषा के अर्जुन लिखा गया है, यहाँ अर्जुन होना चाहिए। ठीक है, ये गलत लिख गया है। यानी भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, ये मिस्टेक है। अर्जन, ठीक है, यानी अर्जन पढ़ना है, इसको मान के चलिए, हटा के चलिए। यानी भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील, संवेदनशील का मतलब है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब उसमें अगर थोड़ा भी छेड़छाड़ होता है, थोड़ा भी समस्या आएगा तो ज्यादा समस्या आने लगेगा। एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, उसको हम संवेदनशील स्थिति कहेंगे। तो यही कह रहा है कि जब बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषा अर्जन करते हैं, तो उसमें सबसे बेहतर अवस्था कौन सा होना चाहिए, जो ज्यादा संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब बताए हैं कि संवेदनशील का मतलब होता है नाजुक स्थिति बना हुआ है। अगर इसमें हम गड़बड़ करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सही रूप से ध्यान नहीं देते हैं, तो भाषा अर्जन के विकास में समस्या है। तो हम लोग समझते हैं, ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन में कहा जन्म से पूर्व की अवधि। तो जन्म से पूर्व की अवधि बालक कैसे ये अर्जन करेगा, ये तो बिल्कुल फ्लॉप है, यानी कि इसका कोई जरूरत नहीं है। जन्म से पूर्व विकास होगा, भाषा अर्जन कैसे होगा। तो भाषा तो अर्जन करते हैं वातावरण से, लोगों से, आसपास के लोगों से, परिवार के लोगों से। ठीक है, तो यहाँ तो ये जन्म से पूर्व कह रहा है, तो माँ के गर्भ में तो भाषा अर्जन नहीं होता है, विकास होता है, वृद्धि होता है, तो ये खत्म हो गया। आगे कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, इसको अभी हम रोकेंगे, बाकी वालों को समझाते हैं। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर मान लेते हैं कि आप शैशवावस्था 0 से 2 साल या 3 साल लेते हैं, तो 3 साल से लेकर के 6 साल की जो अवधि हो जाएगी, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की हो जाएगी। और 6 से 8 साल का जो अवधि होगा, इसको आप मान सकते हैं ये मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था मान सकते हैं। और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, ये आप 8 से 10 साल या 11 साल भी मान सकते हैं। यानी बाल्यावस्था को 3 भाग में मान सकते हैं, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तीनों का हम बताए हैं। जो एज 3 से 6 जो होगा वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था का होगा। ठीक है, जो 3 से 6 होगा, और 6 से जो 8 होगा ये मध्य बाल्यावस्था का हो जाएगा। ठीक है, और जो 8 से 10 या 11, 1 साल इधर उधर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था। अब इससे ऊपर जब आ जाता है, मान लीजिए कि 12 साल से लेकर के 18 साल तक की जो अवस्था होगी, ये इसको हम किशोरावस्था में लाएंगे। तो कहा है भाषा अर्जन के विकास के लिए, ठीक है, सबसे संवेदनशील अवस्था क्या है। तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है 3 साल से 6 साल का अगर हम अवस्था लेते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के रूप में, तो इसमें बालक में कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होता है, किसी बात को ग्रैस्प करने का शक्ति ज्यादा होता है, बहुत जल्दी वो दूसरे के भाषा को सीख लेता है, वातावरण के साथ सही ढंग से वो तालमेल करता है और भाषा को सीखने में ज्यादा सक्रिय रहता है। और इस स्थिति में हम अगर बालक को, क्योंकि इस समय बालक जो है सीखने की अवस्था में है, और इस अवस्था में अगर हम बालक की भाषा विकास पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यहीं से उसका भाषा का विकास क्या हो जाएगा, बाधित होगा। ठीक है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ होना चाहिए 2 नंबर का, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है। ठीक है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है भाषा विकास का संवेदनशील अवस्था है। ठीक है, इसमें अगर हम त्रुटि करते हैं, हम उचित वातावरण नहीं देते हैं, बच्चों के साथ भाषाई विकास की प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं, तो यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। हम एक अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्री शास्त्री की क्या विशेषता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्री जो है उनकी क्या विशेषता, इस संबंध मतलब इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं।
बाल केंद्रित जो होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होता है, उसमें उसके आधार पर इसमें क्या सही होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो कहा केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होगा। अगर केवल पाठ्य पुस्तक को लेकर पढ़ाएंगे तो बालक को केंद्रित करके पढ़ाएंगे। ठीक है, बालक को सेंटर में रख के पढ़ाएंगे, सेंटर में रख के। लेकिन यहाँ क्या आता है, केवल शब्द निगेटिव होता है और ये अंडर एस्टिमेट कर देता है, दूसरे चीज को आने ही नहीं देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम बालक के विकास के लिए क्या करते हैं, यानी हर तरह का व्यवस्था, हर तरह से, हर विधि से, या उसको कहिए तो वातावरण से जोड़कर, पाठ्यक्रम से जोड़कर, सामाजिक परिवेश से जोड़कर उसको सिखाते हैं। तो केवल कहने से क्या है, नहीं चलेगा। ठीक है, अब कहता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये सही लग रहा है कि बच्चों के अनुभव को आप क्या कीजिए, प्रमुखता दीजिए। इस पर हम फिर से आते हैं, अभी इसको रुकते हैं। अब अगला ऑप्शन का है यंत्रवत। देखिए, याद करने का कोई सीन नहीं होना चाहिए, यानी बाल विकास में या कहे तो बाल केंद्रित में जो यंत्रवत जो होता है, यंत्रवत जो होता है मतलब मशीन के जैसा क्या कर लीजिए, उसको याद कीजिए, बार बार याद कीजिए। तो बार बार याद करने का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ठीक है, तो ये 3 नंबर भी गलत है। अब कहता है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण, देखिए बांट देना हो गया और चिन्हित करना हो गया। ठीक है, तो योग्यता के आधार पर किसी बच्चों को हम ज्यादा तवज्जो या यह कह सकते हैं कि उसको विशेष सुविधा या उसको विशेष निगरानी या विशेष विधि, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये बाल विकास में जो बालक में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है उसको ये गलत सिद्ध कर रहा है, यानी ये 4 नंबर ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास अभी ऑप्शन के रूप में बच गया है 2। ठीक है, 2 नंबर पर हम विचार करते हैं। कहा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तभी हम बाल केंद्रित कहेंगे। सही बात है, अगर हम बालक जो सीख के आया है, बालक के पास जो अनुभव है, उसको हम प्रमुखता नहीं दे रहे हैं, हम अपना ज्ञान उस पर थोप रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित नहीं है। बाल केंद्रित का मतलब बालक के स्वभाव के अनुसार, बालक के रुचि के अनुसार, ठीक है, बालक की आवश्यकता के अनुसार, बालक के सोच समझ के अनुसार, बालक का जो एज है, बालक का जो वर्ग है, उसके अनुसार, तभी तो हम क्या कहेंगे, बाल केंद्रित होंगे। यानी कि हमको समझना है, उसके अनुभव को जानना है, उसके अनुभव को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो जो परिवेश से सीख के आया है, उस परिवेश को हमें नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। तो इस आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का आंसर। और एक अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। कहा है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा। जटिल अवधारणा को पहले समझिए, जटिल अवधारणा क्या होता है। जटिल अवधारणा का मतलब हुआ कि बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को जटिल बना लिया, यानी आसान चीज को बड़ा कठिन बना लिया है। ठीक है, उसके दिमाग में लग रहा है कि ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा, हम समझना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब वो किसी भी विषय को कहिए तो भारी बना लिया है उसके अपने सोच समझ के आधार पर। तो की समझ को किस प्रकार, देखिए यहाँ भी मिसप्रिंट है, सहज है ना, उसे किस प्रकार सहज कर सकते हैं। सहज का मतलब क्या होता है, सहज, सहज का मतलब आसान, सरल। ठीक है, सहज का मतलब आसान है या सरल कह सकते हैं। शिक्षक का काम है कि बच्चों में जो भी कॉन्सेप्ट गलत है या जो भी वो गलत अवधारणा या जटिल अवधारणा, कठिन सोच जो बना रखा है, उसको आसान बनाना, सरल बनाना, सुविधाजनक बनाना, ये शिक्षक का काम है। तो अब ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि शिक्षक जटिल अवधारणा को सरल सहज कैसे बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन कहा है प्रतियोगिता की व्यवस्था करके, यानी आप बच्चों में कंपटीशन ले आएंगे, तब जटिल अवधारणा सरल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो, ठीक है, जटिल अवधारणा इससे सरल नहीं हो सकता है। तो क्योंकि बच्चों में अगर हम प्रतियोगिता की भावना लाएंगे, सही बात है लाना,
लेकिन इससे हम जो चाह रहे हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट में जो जटिलता आ गया है, उसको दूर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए फिर से ये आया है, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। बार बार क्या कीजिए, एक ही चीज को 10 बार लिखे, 20 बार लिखे, अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इससे भी जटिल अवधारणा दूर नहीं हुआ। ये क्या हो गया, ये याद करने की, रिमेम्बर करने की प्रक्रिया हो जाएगी, ये भी गलत है। अब हम आते हैं तीसरे ऑप्शन में, क्या है, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब है नया चीज को खोजना, ठीक है, नए चीज को खोजना एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। देखिए अवसर शब्द जो आता है, अवसर का मतलब बच्चों को भी मौका दीजिए, उसको बोलने का मौका दीजिए, सुनने समझने का मौका दीजिए, अपना विचार को रखने का मौका दीजिए। तब बच्चे के अंदर जो जटिल अवधारणा है, दूसरे बच्चों से भी सुनेंगे, समझेंगे, आपका भी बात समझेंगे, उसके आधार पर और नए नए चीजों को समझेंगे, नए नए चीजों पर खोज करेंगे, तो वो जो है जटिल अवधारणा आसान है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाना चाहिए 3 नंबर। चौथा ऑप्शन क्या कहा, एक व्याख्या देकर। ये व्याख्या मतलब एक आप लेक्चर दे देंगे, तो किसी चीज पर हम अगर लेक्चर देंगे, किसी टॉपिक पर लेक्चर दे देंगे, तो केवल लेक्चर दे देने से उसकी जटिल अवधारणा जो है वो समाप्त नहीं होगी। हो सकता है कि और वो निरस्ता आ जाए उसमें, हो सकता है कि बच्चा इसमें बिल्कुल रुचि न ले और जटिल बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अन्वेषण और परिचर्चा के लिए क्या देना, मौका देना, अवसर देना। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, आपको पूरा लगभग 10 क्वेश्चन कराया है, और 10 का 10 क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो जो एस स्टेट में, ठीक है, एस स्टेट में जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। सारा का सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, सबको समझने वाला है। ठीक है, तो फिर हम अगले दिन अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे, नए क्वेश्चन को लेके आएंगे, इससे बेहतर क्वेश्चन और बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल।